बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल इस्लामाबाद से। अब ज़रा जी कुछ कौमी सियासत के बारे में कुछ ख़बरें हैं, बहुत ही दिलचस्प और अहम हैं। सबसे पहले तो एक आपने ख़बर सुनी होगी कि DGFIA वाजिद ज़िया को तब्दील कर दिया गया और उनकी जगह पे खैबर पख्तूनख्वा के IG सनाउल्लाह अब्बासी PSP पुलिस सर्विस के हैं, उनको नया DGFIA तैनात कर दिया गया है। इसके पीछे क्या राज है? JKT का मामला है, रिंग रोड का मामला है, वाजिद ज़िया से कोई नाराज़गी है, वाजिद ज़िया किसकी बात नहीं मान रहे थे, क्या अहकामात उनको दिए जा रहे थे जो वो पूरे नहीं कर रहे थे। और वाजिद ज़िया आपको मालूम है कि कितने इम्पोर्टेंट थे, पनामा JIT के सरबराह थे वाजिद ज़िया, और उस वक्त फ़र्स्ट टाइम वो शोहरत की बुलंदियों को उन्होंने छुआ और बड़े मजबूत आसाब के मालिक ज़ाहिर हुए। और उन्हीं की तहकीकात और उन्हीं के बयानात की रोशनी में आज नवाज़ शरीफ साहब 3 बार के वज़ीर आज़म दरबदर हैं, मुल्क से मफरूर हैं, अदालतों को मतलूब हैं, सज़ा याफ्ता हैं, नाअहल हैं। और मरीम सफ़दर साहिबा वो भी ज़ेर अताब हैं, वो भी सज़ा याफ्ता हैं, ज़मानत पर रहा हैं, कैप्टन सफ़दर, और एक पूरी दास्तान है। और इतने मजबूत तगड़े अफसर को DGFIA के ओहदे से क्यों हटाया गया, इस पर बात करेंगे। और कुछ एक दो और ख़बरें हैं और वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। फिर ये है कि मरीम सफ़दर साहिबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँची हैं और वकील जो हैं नवाज़ शरीफ साहब के वकील भी हैं, सेनेटर भी हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के, आज़म नज़ीर तारड़, उन्होंने अदालत की मुआवनत की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, क्योंकि अपीलें हैं मरीम सफ़दर साहब की, मरीम सफ़दर साहिबा की, नवाज़ शरीफ साहब की, कैप्टन सफ़दर की अपील है जी। तो ये मुख्तलिफ़ अपीलें हैं, उनके बारे में फ़ैसला होना है। लेकिन जो शरीफ फैमिली की स्ट्रेटजी है, यानी कि नवाज़ शरीफ साहब की, मरीम सफ़दर साहिबा की और कैप्टन सफ़दर की, जो बुनियादी तौर पे इनकी स्ट्रेटजी है, वो स्ट्रेटजी ये है कि नवाज़ शरीफ साहब चूँकि हैं नहीं, मुजरिम है नहीं है, और इन अपीलों को या तो यहीं पड़ा रहने दें, इन पे कोई फ़ैसला ना हो, या फिर इनको अदम पैरवी की बुनियाद पे ख़ारिज कर दिया जाए नवाज़ शरीफ साहब की के ख़िलाफ़ अपील को और नवाज़ शरीफ साहब की अपनी अपील को, क्योंकि नैब आया हुआ है सज़ाओं में इजाफ़े के लिए। और दूसरी जानिब नवाज़ शरीफ साहब, मरीम सफ़दर साहबा, कैप्टन सफ़दर वो आए हुए हैं कि सज़ाएँ ख़त्म करें, इनका कोई हैसियत नहीं है। तो लेकिन उनका फ़ोकस जो रहा वो आज़म नज़ीर तारड़ साहब का, जो कि इनके वकील भी और सेनेटर भी मुस्लिम लीग नवाज़ के मुआवनत कर रहे हैं अदालत की, उनका फ़ोकस यही है कि इनको ना सुना जाए, अदम पैरवी की बुनियाद पर ख़ारिज कर दें, और जब तक नवाज़ शरीफ साहब नहीं आते तब तक इन पे कोई फ़ैसला ना किया जाए, मेरिट पे नहीं हो सकता, ये है। खैर, इसके पीछे स्ट्रेटजी क्या है? वो स्ट्रेटजी हमारे भी थोड़े बहुत हेलो हाय है मुस्लिम लीग नवाज़ में। वो ये कहते हैं कि स्ट्रेटजी ये है जी, हिकमत अमली, कि फ़ौरी तौर पे अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट कोई फ़ैसला कर देती है या मेरिट पे फ़ैसला करती है, तो ऐसी सूरत में अपीलें जाएंगी सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में फ़ौरी तौर पे अपीलें जाएंगी और इन अपीलों का फ़ैसला एक साल 1.5 साल में हो जाएगा। और इस वक्त चूँकि जस्टिस गुलजार साहब चीफ़ जस्टिस हैं और ये भी उसमें शामिल थे पनामा केस में, और 2 जज साहिबान इस वक्त मौजूद हैं जिन्होंने पनामा बेंच का हिस्सा थे, चीफ़ जस्टिस गुलजार अहमद साहब और जस्टिस एजाज़ुल एहसन साहब, 3 रिटायर हो चुके हैं, आसिफ सईद खोसा साहब और अजमत सईद शेख साहब और जस्टिस एजाज़ अफजल साहब। तो लिहाजा वो कहते हैं कि फ़िलहाल शरीफ फैमिली की बात कर रहा हूँ कि हालात साजगार नहीं हैं और इनको पेंडिंग पड़ा रहने दें या एक तरफ़ा फ़ैसला करवा लें, और जैसे ही हालात साजगार होंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कोई ऐसा शख्स फाइज हो जाए
जो मौजू हो, तो फिर वो कहते हैं कि तब जाके हम कोई बहुत बड़ा रिलीफ हासिल कर सकते हैं। इफ्तिखार चौधरी माजी में मौजूद है, बिलावल भुट्टो भी इसी खदशे का इजहार कर चुके हैं। तो ये है उनकी ख़ास टोटल स्ट्रेटजी, उसी में ये आए थे और सुप्रीम कोर्ट में पेश भी हुई मरीम सफदर साहबा, वहाँ पे प्रेस टॉक भी की, गुफ्तगू भी की और वहाँ पे उन्होंने जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब के वकील बनने की कोशिश की। हालांकि हकीकत यह है कि शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब जब बिल्कुल ज़िबा हो रहे थे और मुसीबत में थे, तो उस वक्त तो मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से कोई कलमा हक़ बुलंद नहीं किया गया। लेकिन अब चूँकि शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब ने एक एडिशनल डॉक्यूमेंट जमा करवाया है और उन्होंने जनरल फैज़ साहब पे के साथ मुलाकातों का कोई तज़किरा कर दिया, लिहाजा अब दोबारा फिर उनके हक़ में आ गए हैं, शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब के हक़ में आवाज़ कलमा हक़ बुलंद कर रहे हैं, ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नवाज़ और शरीफ फैमिली। और उसकी वजह यह है कि इस वक्त एक बात बता दूं जी कि DGISI जो हैं जनरल फैज़, ये इन सब की ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नवाज़ की मरगूब ग़िज़ा है और वो बस इस तगोदौ में हैं कि सुबह के बजाय अभी, शाम के बजाय अभी अभी फौरी जनरल फैज़ साहब अपने ओहदे पे ना रहें। इसलिए उनको मिलाइन करने के लिए कोई भी कसर नहीं बाकी रखी जाती और शौकत सिद्दीकी साहब के साथ भी हमदर्दी की वाहिद वजह जो है वो यही है, इसके अलावा और कोई वजह नहीं है। अब दूसरी बात जी कि जावेद लतीफ़ साहब जी, वो भी ज़मानत उनकी मंजूर हो गई है और ज़मानत मंजूर लिहाजा रिहाई भी, तो ये एक अच्छा उनको रिलीफ़ मिला है। चंद माह से वो जेल में थे क्योंकि उन्होंने एक काबिल एतराज़ तकरीर की थी और उसमें वाक़तन काबिल एतराज़ थी, इसमें कोई शक नहीं है। तो बहरहाल उनकी ज़मानत हो गई है। अब आते हैं DGFIA वाजिद ज़िया की तब्दीली पे। तो जिस वक्त मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया पे डिबेट चल रही है और मुख्तलिफ़ दानिशवर बातें कर रहे हैं, वो ये है कि जी जहांगीर तरीन साहब की जो शुगर तहकीकात हैं ये इसलिए तब्दील किए गए हैं कि जहांगीर तरीन को खुश करना था, ये जहांगीर तरीन को NRO दे दिया गया। अब उसमें सादा सी बात है कि जहांगीर तरीन साहब का जो मामला है वो तो देख रहे हैं डायरेक्टर FIA डॉक्टर रिजवान और उनके ऊपर हैं अबू बकर खुदाबख्श, ये दोनों अफसर तो वही हैं और वाजिद ज़िया साहब बतौर DGFIA इस तहकीकात को बिल्कुल ना तो वो उनको असरअंदाज हो सकते हैं और ना ही उनका कोई अमल दखल था, उस तरह से इस तहकीकाती कमेटी में शामिल ही नहीं थे, एक बात। दूसरी बात ये है कि फिर रिंग रोड, अगेन मैं यही कहूँगा कि वाजिद ज़िया साहब का कोई रिंग रोड तहकीकात से भी कोई ताल्लुक़ नहीं था। फिर NRO देने की बात जो हो रही है, तो अगर NRO देने की बात है या जहांगीर तरीन साहब को सपोर्ट करने का मकसद है हुकूमत की तरफ से, तो फिर तो डॉक्टर रिजवान को, जो JKT ग्रुप कहता है कि डॉक्टर रिजवान को तब्दील किया जाए, फिर तो डॉक्टर रिजवान को तब्दील करना था या अबू बकर खुदाबख्श को तब्दील करना था। उन दोनों को तो तब्दील नहीं किया गया, तहकीकात तो वैसी की वैसी हो रही हैं। फिर अगली बात है सनाउल्लाह अब्बासी, IG खैबर पख्तूनख्वा। अब जो लोग सनाउल्लाह अब्बासी से वाकिफ़ नहीं हैं उनको भी सोचना चाहिए कि इंतहाई काबिल एतमाद अफसर को, जो कि खैबर पख्तूनख्वा जहाँ के PTI की हुकूमत है, सिंध से इनका ताल्लुक़ है जी सनाउल्लाह अब्बासी साहब का, डोमिसाइल सिंध से है, PSP पुलिस ऑफिसर हैं पुलिस सर्विस के। प्रमोशन भी इमरान खान साहब के ज़माने में हुई उनकी ग्रेड 22 में, फिर उनको खैबर पख्तूनख्वा में IG लगाया जाता है और वहाँ से उनको DGFIA लगाया जा रहा है, अहम तरीन पोस्ट दी जा रही है। तो सनाउल्लाह अब्बासी साहब क्या इसलिए उनको भेजा जा रहा है कि जी वो बंद कर दें, और वाजिद ज़िया साहब चूँकि NRO वाजिद ज़िया साहब को बात नहीं मान रहे थे,
ऐसी बात नहीं है। मेरा अपना ख्याल है, इत्तलात हैं और जो सनाउल्लाह अब्बासी साहब को जानते हैं उनकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि ये मामला मज़ीद तेज़ होगा FIA में, वो खा शुगर क्राइसिस हो या कोई और अहम तरीन इंक्वायरीज़ हों, उस पर ये मामला होगा। फिर जो रायबंड कह रहा हूँ, रिंग रोड से जोड़ा जा रहा है, रिंग रोड की इन्वेस्टिगेशन DG एंटी करप्शन पंजाब गौहर नफीस साहब कर रहे हैं। वो ये नहीं कर रहे, वो नफीस साहब कर रहे हैं। वो भी PSP हैं, पुलिस सर्विस के हैं, लेकिन वो एंटी करप्शन पंजाब DG हैं उनके, उसके सरबराह हैं। लिहाजा ये भी एक जहन में रखना चाहिए और इस मामले से कोई दूर दूर का वास्ता नहीं है, बल्कि मामलात मज़ीद तेज़ होंगे। एक और ख़बर ले लें और उसका ताल्लुक़ बहरहाल किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान के साथ भी मिलता है, और वह है कि अमेरिका ने चीन से मुकाबला करने के लिए, इक़्तिसादी महाज पे मुकाबला करने के लिए एक बिल मंजूर किया है। अमेरिका ने मुत्तफ़िक़ा तौर पे, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन ने, और 170 अरब डॉलर के फ़ंड की मंजूरी दे दी है। और 170 अरब डॉलर का फ़ंड ये इस्तेमाल किया जाएगा चीन को मात देने के लिए, टेक्नोलॉजी के मैदान में चीन का मुकाबला करने के लिए। और ये बज़ाहिर इसको कहा जा रहा है इक़्तिसादी महाज पर, ये इक़्तिसादी महाज नहीं है जी, ये है टेक्नोलॉजी का मामला। और ये यूँ ही समझें कि कुछ सीक्रेट फंड ही होगा और उसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और इसका बुनियादी मकसद है कि चीन के बढ़ते हुए असर व रसूख को कम करने के लिए और टेक्नोलॉजी और सनअती शोबों में कम्युनिस्ट मुल्क का मुकाबला करने के लिए अमेरिका सरकार 170 अरब डॉलर एक साल में ख़र्च करेगी। और इसमें तमाम जमातें जो हैं, तमाम रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स, सब के सब हम आवाज़ हुए और हम आवाज़ होकर इस बिल को सपोर्ट किया। 68 अरकान ने वोट दिए हक़ में और 32 अरकान ने सिर्फ मुखालफत की और आसानी से ये बिल मंजूर हो गया। और इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस वक्त अमेरिका का वो खा जब प्रेसिडेंट ट्रंप थे तब भी और अब जो बाइडन आ गए हैं अब भी एक ही है कि पाकिस्तान कह रहा हूँ, चीन के साथ किस तरीके से मुकाबला करना है। और अमेरिकी वज़ीर कामर्स जो हैं, वो ये कहते हैं कि आज सेनेट ने पार्टी सियासत से ऊपर उठकर अहम फैसला किया है और ये एक संग मील है और इससे हम अपने जो अहम तरीन हरीफ हैं उनका मुकाबला कर सकेंगे। और इसमें रिपब्लिकन ये कह रहे हैं, सेनेटर जॉन कॉर्नाइन है, वो ये कह रहे हैं कि कौमी सलामती से लेकर इक़्तिसादी पॉलिसी तक जुड़ा हुआ हर मामला मुल्क के मफाद को है और हमने सिर्फ मुल्की मफाद देखा है, पार्टी पॉलिसी या पार्टी वाबस्तगी नहीं देखी। तो ये चीज़ हो रही है। उधर कश्मीर से एक ख़बर आई है, मकबूजा कश्मीर में सूरत हाल बदस्तूर कशीदा है और कश्मीर के मुजाहिदीन ने, कश्मीरियों ने एक मुतनब्बे किया है कि जितनी मर्ज़ी फ़ौज ले आएँ इंडिया, जितनी मर्ज़ी फोर्सेस ले आएँ। और ये बात उन्होंने कहा कि ये मकबूजा कश्मीर है, ये फ़लस्तीन या इसराइल या यरूशलेम नहीं है और ना ही हम फ़लस्तीनी हैं कि आप हम पे काबू पा लेंगे। बल्कि उन्होंने कहा कि इसराइली मॉडल जो है वो यहाँ नहीं चलेगा और यहाँ की डेमोग्राफ़ी हम तब्दील करने की हरगिज़ कोशिश नहीं करेंगे। और पाकिस्तान ने भी ऑफिशियली सरकारी सतह पे तशवीश का इजहार किया है और ख़ास तौर पे उन्होंने कहा है कि भारत से इस वक्त जो इत्तलात आ रही हैं कि मकबूजा कश्मीर में वो कोई नया खेल खेलने जा रहा है, गैर कानूनी कब्ज़ा बरकरार रखने के लिए इलाके को तकसीम दर तकसीम करने की तरफ जा रहा है और ये चीज़ हमें काबिल कबूल नहीं है। तो लाइन ऑफ कंट्रोल पे दोबारा से कुछ गड़बड़ हो सकती है और देखना ये है कि
कुछ मुख्तलिफ़ ख़बरें जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताई थी कश्मीर से मुतालिक, वो ज़रूर सुन लीजिएगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं। तो देखते हैं जी कि सूरत हाल आगे जाके क्या बनती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।